हाँ प्यारे बच्चों, आज इस जीके के लाइव सेशन में आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था मगध महाजनपद गाल, और मगध महाजनपद गाल में हम बात कर रहे थे 7 राजवंशों के बारे में। 7 राजवंश जिन्होंने मगध पे क्या किया था, शासन किया था। भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति जिसे कहते हैं महाजनपद गाल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के इतिहास में एक नई क्रांति की शुरुआत होती है, उसे कहते हैं महाजनपद काल या नगरीय क्रांति, सेकंड नगरीय क्रांति। तो इस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। कौन सा था? मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध पे शासन करने वाले राजवंशों, कितने राजवंशों ने शासन किया? 7 राजवंशों ने शासन किया है। ठीक है ना। जो नए स्टूडेंट है विशेषकर समझने की कोशिश करना, इतिहास है ना। यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो यहाँ समझ में आ जाएगा, नहीं तो भाई बीच में क्लास में इतिहास समझना थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है ना। तो आज ऐसा मत सोचना कि सर कल तो क्लास में आप पढ़ा रहे थे भारत के प्रमुख मंदिर और आज पढ़ा रहे हो इतिहास। तो शुक्रवार और शनिवार के दिन स्टैटिक जीके की क्लास है, और बाकी आपकी जो रेगुलर सब्जेक्ट वाइज जो क्लासें चल रही है उस हिसाब से क्लासें लगेगी। तो हमारा टॉपिक जीके में इतिहास चल रहा था और इतिहास की क्लासें चलेगी, फिर वापस शुक्रवार और शनिवार के दिन स्टैटिक जीके की क्लास चलेगी। तो समझना, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? हेडिंग डालना, एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है और हेडिंग डालना शुंग वंश। हेडिंग क्या डालोगे? मौर्य वंश के बाद में मगध पर शासन करने वाला राजवंश कौन सा है? शुंग राजवंश। ठीक है ना, क्रम से याद रखना है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी राजवंश याद करने की, मगध पे शासन करने वाले राजवंशों को याद करने की एक ट्रिक बताई थी, हसीन मासुका 7। ठीक है ना। ये कुल 7 राजवंश है जिन्होंने मगध पे क्या किया था? शासन किया था। और हम क्रम से पढ़ रहे हैं। ऐसे हर्यक वंश के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में सी से शिशुनाग वंश के बारे में भी हमने बात की। उसके बाद में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब उसके बाद में मया से मौर्य, अब फिर सु से शुंग वंश। ठीक है। शुंग के बाद में बात करेंगे कण्व वंश, और उसके बाद में सातवाहन वंश। फिर बात करेंगे, पीछे भाई आवाज नहीं है ना, फिर बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। तो ये 7 राजवंश है। इसमें आपने मौर्य वंश को तो कई बार पढ़ा होगा, लेकिन बाकी ये राजवंश आपके लिए नए हैं, है ना। थोड़े तो समझने में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन समझने की कोशिश करना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। समझना, मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि मगध पर है, शुंग वंश से पहले मगध पे शासक किसका था? मौर्य। किसका था? मौर्य राजवंश। अभी हम बात कर रहे हैं शुंग राजवंश के बारे में। शुंग राजवंश, मगध पे शासन करने वाला सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा है? मौर्य। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वरयदत्त। ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अब वरयदत्त का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, और ये वरयदत्त का क्या था? एक सेनापति था। क्या था? सेनापति। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, समझना, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार मौर्य काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? मौर्य काल में। ऐसा माहौल बन गया था पूरे भारत में, अखंड भारत की बात करें, ऐसा वातावरण बन गया कि छोटे बच्चे से लेकर के महिला पुरुष बुजुर्ग जितने भी है, सबकी एक इच्छा थी कि इस बौद्ध धर्म को अपनाना। अब इससे परेशान कौन हो गया? पुष्यमित्र शुंग। ये एक ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। अब इनको लग रहा था कि बाकी धर्म क्या है, खतरे में है। अब पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार हो जाएगा
और ध्यान रखना यहाँ पर जो मौर्य शासक थे उन्होंने ध्यान रखना उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर है बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु समझते हो ना, है ना, बौद्ध भिक्षु। भिक्षु का मतलब क्या है? बौद्ध धर्म के प्रचारक। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पर जो उत्तरी भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत है, यहाँ पर मौर्य शासकों ने बौद्ध मठों की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बौद्ध मठों की। बौद्ध मठ, मठ का स्थान है बौद्ध भिक्षु के रुकने का स्थान। जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे उनके रुकने का स्थान, ठहरने का स्थान, उसे कहते हैं बौद्ध मठ। हम कहते हैं ना आश्रम, वैसे ही बौद्ध भिक्षुओं के रुकने का स्थान है, उसे कहते हैं बौद्ध मठ। अब इन बौद्ध मठों का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य शासकों ने, क्योंकि मौर्य शासक किसका प्रचार करना चाहते थे? बौद्ध धर्म का। अब ध्यान रखना भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी थे, ये ध्यान रखना ये भारत है, ये आपका प्यारा सा भारत है। अब इस भारत में ध्यान रखना ये पहले पाकिस्तान ही भारत का ही भाग था, ठीक है ना, अखंड भारत की बात करें। अब यहाँ पर बौद्ध भिक्षु थे और यहाँ पर ध्यान रखना जो मध्य एशिया है ना, यूरोप, ईरान, यूनानी, ईरानी है ना, इन्होंने एक साजिश रची कि हम क्या करेंगे, बौद्ध भिक्षुओं को अपनी तरफ मिला करके भारत में क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। यूनानियों ने, ईरानियों ने एक साजिश रची। पहले आते किसके पास में? बौद्ध भिक्षुओं के पास में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम क्या करेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। तो जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने कहा कि भाई वेलकम है ना, हम यही चाहते हैं कि बौद्ध धर्म का क्या हो, प्रचार हो। तो इन बौद्ध जो मठ थे ध्यान रखना, इनमें ध्यान रखना जो विदेशी शत्रु थे उनके हथियार और इन बौद्ध मठों में जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको क्या दे दी थी, शरण दे दी थी। इसकी जानकारी किससे मिल गई थी? इसकी जानकारी मिल गई थी पुष्यमित्र शुंग को। और पुष्यमित्र शुंग को लग रहा था कि विदेशी जो यूनानी और ईरानी भारत आएंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे और हमारा धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो पुष्यमित्र शुंग ने पहले तो वरदत्त की हत्या की, फिर सेना के साथ में कहाँ चला जाता है, बौद्ध मठों में चला जाता है। बौद्ध मठों में जाकर के बौद्ध मठों की जांच की। जांच करने पे वहां पे ध्यान रखना जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको इन बौद्ध मठों में शरण दे रखी थी। तो ध्यान रखना एक एक बौद्ध मठ की जांच करके ध्यान रखना जितने भी जो विदेशी आक्रमणकारी थे और जो बौद्ध भिक्षु है ना, बौद्ध भिक्षु, उन सभी की ध्यान रखना यहाँ पे हत्या कर दी थी। और भारत को एक बार किसने बचा लिया था? पुष्यमित्र शुंग ने भारत को वापस बचा लिया था विदेशी सत्ता स्थापित होने से, ठीक है ना। हमारे लिए क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है? हम विदेशी जो लुटेरे थे या विदेशी जो कंपनियां थी उनके गुलाम क्यों हो गए थे? हमारे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम जातिवाद में बंट चुके हैं। पहले तो धर्म में बंट गए, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए देश, हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए राष्ट्र। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किया था तो एक दूसरे स्थानीय राजा ने साथ नहीं दिया था, अन्यथा भारत की स्थिति ये नहीं होती। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन विदेशी लुटेरों ने देश को लूट लिया था, है ना। हम पहले तो अपनी जाति का नारा लगाते, उसके बाद में धर्म पे आ जाते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में। अब देश में लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति थी या नहीं थी? अब इस समय चाहे किसी भी धर्म का कोई भी नागरिक हो, अपवाद हर चीज़ में होती है भाई, अपवाद हर चीज़ में। मैंने बोल दिया एक हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जिसने हर सब्जेक्ट में अपवाद पैदा कर दिया है, ठीक है ना। तो अपवाद हो सकता है, लेकिन हर भारत का नागरिक, छोटा बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, उन्होंने एक ही बात की थी कि हम सेना के साथ में हैं, है ना। 70 वर्ष का एक सैनिक था, उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमें वापस बुला दे तो हम सेना में जाने के लिए तैयार है। और जो ये ऑपरेशन सिंदूर है ना, इसको हैंडल कौन कर रही थी? 2 महिला, भारत की बेटी है ना, सोफिया कुरैशी और, ठीक है ना, दोनों के नाम याद रख लेना। तो ये हमारी देश की पहचान है। और इस पुष्यमित्र शुंग ने
मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करके इस देश को बचा लिया था। तो हेडिंग डालना सुंग वंश। इनका शासन रहता है 185 बीसी से 73 बीसी, है ना, 185 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, अब समझना सुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ध्यान रखना कौन है? पुष्यमित्र शुंग। एक ये ब्राह्मण थे। क्या थे? एक है ब्राह्मण। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक जिनका नाम क्या था? वरयदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है ना, शुंग वंश की स्थापना की। अब आपसे पूछ ले कि शुंग वंश के बारे में जानकारी ध्यान रखना। एक ग्रंथ है, ठीक है ना, एक ग्रंथ है जिसका नाम है थेरावली, है ना, जैन लेखक है, जैन लेखक जिनका नाम है मरुतुंग ने लिखा है। ध्यान रखना इस ग्रंथ में शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। एक दूसरा स्रोत है है ना, मालविका अग्निमित्रम। ये कालिदास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक प्रेम कहानी है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी पे एक कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? मालविका अग्निमित्रम। इन दोनों ग्रंथों से ध्यान रखना शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, शुंग वंश के शासक कौन है? प्रथम है पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक वरयदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। सीधा लाइन टू लाइन प्रश्न पूछा जाने की संभावना है। उसके बाद में बात करें, ये एक ब्राह्मण साम्राज्य था। आपसे पूछ ले कि मगध पर शासन करने वाला ब्राह्मण साम्राज्य या राजवंश कौन सा था? शुंग। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है कि ब्राह्मण राजवंश कौन सा था? शुंग राजवंश एक ब्राह्मण राजवंश था। मगध पर शासन करने वाला प्रथम ब्राह्मण राजवंश कौन सा है? शुंग। संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ये बात अभी हम कर चुके हैं। और इनकी राजधानी ध्यान रखना, राजधानी पहले मौर्य साम्राज्य के समय मगध की राजधानी क्या थी? कौन बताएगा? है ना, मगध की प्रारंभ में राजधानी कौन सी थी? राजगृह। राजगृह के बाद में पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र से ध्यान रखना पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी किसे बना दिया है? विदिशा। ठीक है, विदिशा वर्तमान में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। राजधानी क्रम से आपको याद रखनी है मगध के बारे में। तो मगध की प्रारंभ में राजधानी थी राजगृह। राजगृह के बाद में पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अब उसके बाद में अब राजधानी क्या हो जाएगी? विदिशा। ठीक है ना, विदिशा। और विदिशा किसने बनाई है? विदिशा राजधानी किसने बनाई है? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है ना, सीधा प्रश्न आएगा। और इनकी राजभाषा, भाई एक ब्राह्मण थे, पंडित थे, तो इनकी राजभाषा क्या हो गई है? संस्कृत। ठीक है ना, अब समझना अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। मुझे कोई बताएगा कि स्तूप किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ, मिट्टी के बने हुए टीले को स्तूप कहते हैं। लेकिन बौद्ध स्तूप क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, है ना। मिट्टी, पत्थर, है ना, कंक्रीट, है ना। एक बौद्ध की मूर्ति बनाई जाती है महात्मा बुद्ध की, और उनमें महात्मा बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है, महात्मा बुद्ध ने जो नियम दिए थे उनके बारे में लिखा गया कि बौद्ध धर्म का क्या हो? प्रचार हो। अशोक ने भारत में सबसे अधिक बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, 84,000। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या काम किया था? इन 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया था, है ना। मेरी बात सुनो, 84,000 है भाई, है ना, 84,000 है बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। और इन सब को किसने तोड़वा दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वा दिया था। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग नहीं चाहता था कि, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का इतना प्रचार हो। क्योंकि बाकी सभी धर्म, भारत में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म क्या हो गए थे? खतरे में आ गए थे। लोग अपना धर्म छोड़ करके कहाँ जा रहे थे? बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए।
तो इसलिए 84,000 अशोक के जो स्तूप थे उनको सभी को किसने तोड़वाया था? पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वाया था। ठीक है ना, तो यहां तक लिख लिया ना? अरे लिख लिया क्या? अब मेरी बात सुनो, हम बात करें हैं शुंग राजवंश के बारे में। मैं वापिस समझा देता हूं भाई, किसी को पीपीटी से समझ में नहीं आ रहा है तो। शुंग, आपसे पूछ ले संस्थापक कौन है? संस्थापक, तो संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र मित्र शुंग। अब पुष्यमित्र शुंग क्या था? एक ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। तो मगध पर ब्राह्मण राजवंश कौन सा था शासन करने वाला? शुंग राजवंश। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, जो ये पुष्यमित्र शुंग है ये किसका सेनापति था? किसका सेनापति था? वरयदत्त का। वरयदत्त। वरयदत्त कौन था? मौर्य, अंतिम मौर्य शासक। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, पुष्यमित्र शुंग इनकी भाषा क्या थी? भाषा क्या थी? भाषा थी संस्कृत। ठीक है ना? अब आपसे पूछ ले, इन्होंने राजधानी किसे बनाया? विदिशा। विदिशा। और प्यारे बच्चों, पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 बौद्ध स्तूपों को क्या किया था? तोड़वाया था। ठीक है ना? ये इतनी सी बात है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो यहां तक लिख लिया ना? उसके बाद में बात करें, उसके बाद में तो अशोक के स्तूप तोड़वाए, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने एक भारत में बरहुत स्तूप का निर्माण भी करवाया था। ठीक है ना? आपसे पूछ ले, ये एक अपवाद है। एक तरफ तो अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वाया, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इन्होंने एक बरहुत स्तूप है जो कहाँ पे है? एमपी में। ठीक है ना? इस स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। एक तरफ तो बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया, लेकिन फिर इसका विरोध होना शुरू हो गया कि भाई बौद्ध धर्म का दुश्मन कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। इन्होंने कहा कि भाई बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु तो एक स्तूप का निर्माण भी कराऊंगा, लेकिन भारत में ध्यान रखना ज्यादातर स्तूप किसके थे? बौद्ध के। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इतने भी नहीं होने चाहिए, इसलिए इन्होंने तोड़वा दिया था। लेकिन ये सबसे मोस्ट है, इसमें अशोक मत कर देना, अशोक है मत कर देना। अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वाया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन एक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था, उसका नाम क्या है? बरहुत स्तूप। ठीक है ना? ये सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट लाइन है। पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। वैदिक पुनर्जागरण का काल सबसे मोस्ट है। क्यों है? क्योंकि मेरी बात सुनो, इस समय एक बार पुनः भारत विदेशी आक्रमणकारियों से बच जाता है। ठीक है ना? भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा था, और किसको टाल किसने लिया था? पुष्यमित्र शुंग ने। मैंने कहा ना कि बौद्ध मठों को इन्होंने जांच की, वहाँ पे जितने भी हथियार मिले थे, विदेशी जो आक्रमणकारी मिले थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनको भी उन्होंने कटवा दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि आपके लिए धर्म पहले हो सकता है, लेकिन मेरे लिए पहले क्या है? देश है, राष्ट्र है, तो आपको यही सजा है। फिर इसका विरोध भी किया गया कि भाई आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म का सबसे कट्टर दुश्मन शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। उसके बाद में इसके समय यवनों को आक्रमण, इसी के समय यवन एक विदेशी आक्रमणकारी थे, यवन। ठीक है ना? यवनों ने इसी समय आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहते। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भारत पर यवन आक्रमण सर्वप्रथम किसके समय हुए थे? भारत पर यवन आक्रमण सर्वप्रथम किसके समय हुए? तो ध्यान रखना, किसके? पुष्यमित्र शुंग के समय। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय भारत के शासक कौन थे? मगध के शासक कौन थे? सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, उस समय मगध का शासक कौन था?
यही तो गड़बड़ है। गणानंद कौन था? गणानंद। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया था? समय पूछ ले तो ये इतिहास है ना। जब तक वापिस रिविजन नहीं करोगे जीके तो भूल जाओगे, सीधी बात है। 326 ईसा पूर्व मगध में नंद वंश का शासक था घनानंद। घनानंद के समय सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। फिर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कहते हैं कि सिकंदर से मिलने के लिए कौन जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर से मिलने के लिए गया था एक 25 वर्ष का युवा। एक महान, सिकंदर को एक महान विजेता माना जाता है। सिकंदर से मिलने के लिए गया और सिकंदर के सामने एटीट्यूड से बात की। सिकंदर के परिवार वाले बात नहीं करते, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने आंख से आंख मिला करके सिकंदर से बात की। तो सिकंदर ने कहा कि यदि जीवित बच गया तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कोई कम थोड़ी था ना, जिसने अखंड भारत की नींव डाली थी। आप अखंड भारत की बात करते हो ना, मध्य एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। ठीक है, उस अखंड भारत को पूर्ण किसने किया था? अशोक ने किया था। लेकिन अशोक ने अंतिम समय में, अशोक की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, खाने पीने के लिए घर में अनाज नहीं था, है ना। इतना भी पागल नहीं होना चाहिए भाई, धर्म का प्रचार करो, धर्म को मानो, आस्था होनी चाहिए, लेकिन इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अशोक की तरह, है ना। अशोक इतना पागल हो गया कलिंग युद्ध के बाद में, अशोक के दिमाग में सिर्फ बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध, महात्मा बुद्ध। परिवार के जितने भी महिलाओं के आभूषण थे सबको दान कर दिया। अंतिम समय में स्थिति ये आ गई कि घर के अंदर राज परिवार के पास में खाने के पैसे नहीं थे। एक सम्राट, अखंड भारत का शासक, मगध का शासक, और उनके घर में ऐसी स्थिति आ गई। अशोक ने कहा कि भीख नहीं मांगूंगा। अब मेरी बात सुनो, अशोक ने कहा कि मैं किसी के साथ में युद्ध नहीं करूंगा। अब युद्ध नहीं करोगे तो पहले राज परिवार कैसे चलता था? कर से, किसानों से कर वसूला जाता था, और कर से ही, टैक्स से ही भाई क्या चलता था? राज परिवार। अशोक किसी के साथ में युद्ध नहीं करेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा, तो क्या जनता कर या टैक्स देगी? क्या नहीं। तो राजकोष में पैसे की कमी आ गई और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना, यवन आक्रमण हो गए। अब इसके समय ध्यान रखना, पुष्य मित्र शुंग के दरबार में पतंजलि, नाम सुना ना आपने? बाबा रामदेव जी। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्य मित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और इन्होंने ध्यान रखना, योग शास्त्र, कौन सा ग्रंथ लिखा था? योग शास्त्र एवं महाभाष्य, एवं महाभाष्य, है ना। ध्यान रखना, दो ये ग्रंथ लिखे, एक तो योग शास्त्र और एक महाभाष्य, ठीक है ना। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? पतंजलि के हैं। लेकिन इस महाभाष्य पे एक ग्रंथ की, इसकी टीका किसने की है? ध्यान रखना, पाणिनि, है ना। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के रूप में इसकी क्या की है? टीका की है, ठीक है ना। दो ग्रंथ है पतंजलि के, एक है योग शास्त्र, योग के बारे में। आज बाबा रामदेव जी है ना, बाबा रामदेव जी योग करते हैं नहीं करते हैं? तो बाबा रामदेव जी ने पतंजलि का योग शास्त्र पढ़ लिया है, आप भी पढ़ा करो तो योग करोगे, ठीक है ना। और एक है महाभाष्य। ये दोनों ग्रंथ याद कर लेना, प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है ना। प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पतंजलि के, एक है योग शास्त्र और एक महाभाष्य। अब इस महाभाष्य पे ध्यान रखना, पाणिनि, पाणिनि पतंजलि का शिष्य था, उन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी अष्टाध्यायी, ये बात पूछी गई है, ठीक है ना। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका है? पाणिनि का। पाणिनि किसका शिष्य था? पतंजलि का, ठीक है ना। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्य मित्र शुंग के दरबार में, ठीक है ना। पुष्य मित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इनके ग्रंथ कितने हैं? दो, योग शास्त्र और महाभाष्य। और पतंजलि का शिष्य कौन था? पतंजलि का शिष्य पाणिनि।
और पाणिनि ने अपने गुरु के किस ग्रंथ का टीका किया है? महाभाष्य का। और ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अब फिर पतंजलि ने अपने सम्राट के लिए, अपने शासक के लिए 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। ध्यान रखना, इतनी बातें याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी बात, लेकिन बस इतना याद कर लेना। पतंजलि किसके दरबार में रहता था? पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि के ग्रंथ याद कर लेना। अब महायज्ञ ध्यान रखना, अश्वमेघ यज्ञ, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। पतंजलि चाहता था कि जो ये पुष्यमित्र शुंग है, इसके साम्राज्य में क्या हो? विस्तार हो। और अश्वमेघ यज्ञ का मतलब क्या है? साम्राज्य का विस्तार करना, विस्तारवादी नीति। अब जितने भी पुरोहित थे, ऋषि मुनि ब्राह्मण थे, उनको बुलाते थे, एक बड़े से यज्ञ का आयोजन करते थे। अब यज्ञ का आयोजन करके यहाँ पे उस समय एक अश्व का मतलब है घोड़ा। इस घोड़ा, एक घोड़ा था, इस घोड़े की क्या की जाती थी? पूजा। पूजा करने के बाद में उसका राज तिलक करके घोड़े को जान रखना, उस पर अपनी रियासत का राज ध्वज लगा करके घोड़े को छोड़ दिया जाता है। एक तरफ यज्ञ चल रहा है, दूसरी तरफ इस घोड़े का पूजन करके उस पर राज चिन्ह लगा करके उस घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है। उस घोड़े के पीछे पीछे सेना रहेगी। जहां जहां पे घोड़ा जाएगा, चाहे किसी भी रियासत में, वो जगह किसकी हो जाएगी? जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है उस राजा की हो जाएगी। मान लो कि आपने रामायण देखी होगी, राम ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था और राम के पुत्रों ने ही, लव कुश ने ही राम के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोका था। अब ये घोड़ा जाएगा, यहाँ से देखो मेरी बात सुनो, ये घोड़ा है, यहाँ से निकला पाकिस्तान, चीन, ऐसे घूमता 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 आ गया, है ना। और यहाँ का यज्ञ कराने वाला शासक कौन है? मेरा ही नाम ले लो ना, तो ये पूरा एरिया मेरा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कितने यज्ञ कराए थे? अश्वमेघ 2। उसके बाद में बात करें पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी, ध्यान रखना, उत्तराधिकारी में लिख देना अग्निमित्र, उसके बाद में वसुज्येष्ठ, और उसके बाद में वसुमित्र, और उसके बाद में देवभूति। देवभूति लिख देना शुंग वंश का अंतिम शासक। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। ठीक है ना, ये शुंग वंश का अंतिम शासक। शुंग वंश का फर्स्ट शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम कौन है? देवभूति। ठीक है ना। अब आंख बंद करके याद कर लोगे आप, ज्यादा कुछ नहीं है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। किसका सेनापति था? वरदत्त मौर्य का सेनापति था। किस जाति से संबंधित रखता था? ब्राह्मण। भाषा क्या थी? संस्कृत। किस राजवंश की स्थापना की? शुंग। राजधानी किससे बनाया? विदिशा। विदिशा वर्तमान में कहाँ है? एमपी। कितना आसान है या नहीं है? आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम यवन आक्रमण हुआ था, उस समय मगध का शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का एक दरबारी था जिसका नाम था पतंजलि। पतंजलि के कितने ग्रंथ? 2। योग शास्त्र, महाभाष्य। महाभाष्य पे टीका किसने लिखा? पाणिनि। पाणिनि के ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। और पुष्यमित्र शुंग ने, ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के कितने हजार स्तूपों को तोड़वाया था? 84,000। और एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था बरहुत। ठीक है ना। उसके बाद में शुंग वंश का अंतिम शासक है देवभूति। ये इतना सा शुंग वंश है, देख लो। वैदिक पुनर्जागरण का काल किसका काल माना जाता है? पुष्यमित्र शुंग का काल। अब देखो मेरी बात सुनो। अब एक कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है ना, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है ना। मालविका अग्निमित्रम एक नाटक है, और इस नाटक से ध्यान रखना शुंग वंश की जानकारी मिलती है। एक बात तो ये है,
देखो ये नाटक कई बार पूछा भी गया है ना। मालविका अग्निमित्रम, ये नाटक किसका है? कालिदास का। अब कालिदास ने एक इसमें, इस नाटक में एक प्रेम कहानी है। अग्निमित्र, अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी। और एक थी मालविका, मालविका ना, ये दोनों क्या करते थे? प्रेम, ठीक है ना। फिर ये ध्यान रखना, अब इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि ये तो अग्निमित्र है ना, ये तो एक ब्राह्मण परिवार से था, और मालविका एक ध्यान रखना निम्न वर्ग से थी, निम्न वर्ग से, ठीक है ना। फिर दोनों ने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी, और इनका विरोध किया गया, ठीक है ना। तो ये एक प्रेम कहानी पे आधारित है, मालविका अग्निमित्रम। ये नाटक किसका है? कालिदास का है ना। और इस नाटक में किसके बारे में जानकारी मिलती है? एक तो अग्निमित्र शुंग वंश के शासक, और एक ध्यान रखना मालविका जो उसकी क्या थी? प्रेमिका। उनके बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक है ना। बस इतनी बात याद कर लेना, एक नोट लगा के लिख देना, नोट। मालविका लिखना, मालविका अग्निमित्रम नाटक के रचयिता, अरे पीछे लिख रहे हो ना? हाँ, मालविका अग्निमित्रम नाटक, नाटक के रचयिता कालिदास, है ना। ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है भाई, प्राचीन भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है ना। अब साथ साथ में ग्रंथ याद कर लो आप। अभी एक तो हमने कितने ग्रंथों के बारे में बात की है? देखा जाए तो हमने 4 ग्रंथों के बारे में बात कर ली है ना, 4, ठीक है ना। एक तो हो गया ये मालविका अग्निमित्रम नाटक, किसका है? कालिदास का, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इसमें नोट में लिखना, इस नाटक में, इस नाटक में, हाँ इसी में लिखना है भाई, इस नाटक में शुंग वंश के शासक अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी है। इस नाटक में शुंग वंश के शासक अग्निमित्र व, है ना, ये मालविका यज्ञ है ना, यज्ञसेन की क्या थी? बहन थी। लेकिन इतना याद कर लेना भाई, इस नाटक में अग्निमित्र व माल है ना, मालविका का, मालविका की प्रेम कहानी, ठीक है ना। अब देखो एक तो ये हो गया ग्रंथ, है ना। एक हमने पतंजलि के 2 ग्रंथों के बारे में बात की। पतंजलि के 2 ग्रंथ कौन कौन से? योग शास्त्र, और एक हमने पाणिनि, पाणिनि का ग्रंथ कौन सा था? अष्टाध्याय। और एक हमने ग्रंथ के बारे में बात की थी जहां से ध्यान रखना किसके बारे में जानकारी मिलती है? शुंग वंश के बारे में जानकारी, है ना। थेरावली, ये जैन ग्रंथ है, ध्यान रखना। और इसके लेखक कौन है? मेरुत्तंग, ठीक है ना। ये प्राचीन ग्रंथ है ना, इनके आपको नाम साथ साथ में याद करोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। ये इसी के साथ में ये शुंग वंश हो गया समाप्त। उसके बाद में नए राजवंश के बारे में हेडिंग डालना, ठीक है ना। नए राजवंश के बारे में हेडिंग डालना, कण्व वंश, है ना, कण्व वंश, ठीक है ना। अब संस्थापक इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। संस्थापक कौन है? वासुदेव। कौन है? संस्थापक है वासुदेव। और अंतिम शासक कौन है? लिख देना, सुशर्मन, है ना। कौन है? सुशर्मन। और इनकी 2 राजधानियां थी, एक तो पाटलिपुत्र और एक विदिशा, ठीक है ना। पहले भाई इनकी राजधानी क्या थी? विदिशा। और विदिशा से इन्होंने राजधानी किसे बना दिया था? पाटलिपुत्र। विदिशा राजधानी किसने बनाई थी? उससे मित्र शुंग ने। ध्यान रखना, अपनी राजधानी किसे बनाई थी? विदिशा। तो वासुदेव ने ध्यान रखना इसे राजधानी वापिस किसे बना दी थी? पाटलिपुत्र को। तो इनकी राजधानी 2 थी। राजधानी कितनी थी? 2। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। संस्थापक और अंतिम शासक और राजधानी याद कर लेना, ठीक है। लिख दिया ना? देखो याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका बता रहा हूं। कैसे भगवान श्री कृष्ण जी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। कृष्ण जी,
कृष्ण जी को क्या कहते हैं? वासुदेव। क्या कहा जाता है? वासुदेव। देखो, कर्ण से कण्व वंश और वासुदेव क्या है? संस्थापक है, ठीक है ना। और अंतिम ध्यान रखना, एक आपने सुना भी हो, एक शेषनाग है ना। भगवान कृष्ण जी गेंद खेल रहे थे, यमुना में गेंद गिर जाती है, फिर जिद कर लेते हैं, निकालते हैं तो नीचे शेषनाग होता है ना। तो याद कर लो, सुना, सुस है ना, सुश्रमन है ना, याद रखना, ये अंतिम शासक है, ठीक है। ये इतनी बातें है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? अंतिम शासक सुशर्मन। और राजधानी कितनी थी? 2, विदिशा और पाटलिपुत्र। नेक्स्ट लिखना सातवान राजवंश। पानी, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना, अंतिम राजवंश है राजवंश। सातवान है राजवंश, इसे आंध्र सातवान राजवंश भी कहा जाता है। समझ में तो आ रहा है ना? हम्म, अरे समझ में आ रहा है? सातवान वंश है ना, जिसे कहते हैं आंध्र सातवान वंश, क्योंकि लगभग इनका शासन रहता है आंध्र प्रदेश के आसपास, इसलिए इन्हें आंध्र सातवान राजवंश भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था सातवान वंशों ने, लेकिन ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। भाषा इनकी क्या थी? प्राकृत। ये भी एक ब्राह्मण है, इनका धर्म क्या था? ब्राह्मण था, है ना। उसके बाद में इनकी राजधानी याद कर लेना, राजधानी थी प्रतिष्ठान, जिसे कहते हैं पेटन, है ना। पेटान, जिसे दक्षिणी महाराष्ट्र गोदावरी नदी के पास में इनकी राजधानी थी। प्रतिष्ठान, जिसका नाम है पेटान, जो दक्षिणी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि जो ये आंध्र सातवान राजवंश है, इनके संस्थापक कौन है? सिमुक। सिमुक ने जो कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मन है, इनकी हत्या करके सातवान वंश की स्थापना की। और सातवान वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना, एक अभिलेख है ना, अभिलेख का नाम है नागनिका अभिलेख, जो पुणे में है ना। भाई महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में इनका शासन था। और एक अभिलेख है नागनिका अभिलेख, इस पुणे में, इससे ध्यान रखना सातवान वंश के बारे में जानकारी मिलती। एक अभिलेख है नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, और एक है हाथी गुफा का अभिलेख। इन अभिलेखों से, 3 अभिलेखों के नाम याद रखना, इन अभिलेखों से सातवान वंश के बारे में जानकारी मिलती। ओमा खड़ा हो। शुंग वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कोई वाद नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, शुंग वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जैसे कि सातवान वंश के बारे में 3 अभिलेख है, नागनिका, नासिक और हाथी गुफा। हाँ, बता दे इसको। इसे ही नहीं पता है, क्या बताएगा ये? हाँ, खड़ा हो। हाँ, सातवां सॉरी शुंग वंश के बारे में जानकारी, हाथ खड़े कर देना, किसको आ रहा है हाथ खड़े करना एक बार। जैन ग्रंथ का नाम क्या है? देरावली। और इससे ही मिलती है। मालविका अग्निमित्रम की प्रेम एक कहानी है, नाटक है, कालिदास ने लिखा, उसका नाम क्या है? हाँ, तो उस ग्रंथ का नाम क्या है, नाटक का नाम क्या है? 1 मिनट है ना, रुकना भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए।
मालवी का अग्निमित्र। ठीक, खड़े रहो ना, दोनों खड़े रहोगे, ठीक है ना। नीचे बैठ जाओ भाई ना, पढ़ाई करो भाई, साथ में याद करोगे तो याद हो जाएंगे, है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किस अभिलेख से सातवान वंश के बारे में जानकारी मिलती है, या सातवान राजवंश के बारे में जानकारी के स्रोत कौन से। तो एक है नागनिका और एक है नासिक और एक हाथी गुफा, ठीक है ना। उसके बाद में संस्थापक कौन है, सिमुक। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके, सुशर्मन की हत्या करके क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। उसके बारे में बात करें, सिमुक का उत्तराधिकारी कौन बनता है, सातकर्णी प्रथम, ठीक है ना। सिमुक का बस इतना ही काम था, काम क्या था, सातवान वंश की स्थापना करना। सिमुक ने अपनी राजधानी किसे बनाई, प्रतिष्ठान पेटन, जो दक्षिणी महाराष्ट्र में है ना, दक्षिणी महाराष्ट्र में। भाई याद करो ना, राजधानी याद रखना। कण्व वंश में कितनी राजधानी थी, 2, विदिशा और पाटलिपुत्र। अब सातवान वंश में राजधानी बदल जाती है ना। प्रतिष्ठान जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। विदिशा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अब इन्होंने उपाधि ली थी, ये उपाधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सातवान वंश का प्रथम शासक है जिन्होंने उपाधि धारण की थी दक्षिण पंथपति प्रतिष्ठानपति, ध्यान रखना, दक्षिण पंथपति प्रतिष्ठानपति, ठीक है ना। ये उपाधि धारण किसने की थी, यह है सातवान वंश के शासक सातकर्णी प्रथम, ठीक है। इन्होंने भी, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था, ध्यान रखना। तो पहले हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ चुके हैं, किसने करवाए थे, अभी पढ़े भाई, पुष्यमित्र शुंग, किसने करवाए थे ये पूछ रहा हूं। पतंजलि ने करवाए थे ना, पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने करवाए थे, पतंजलि ने। और यहाँ पर सातकर्णी प्रथम सातवान वंश का शासक है, इन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 यज्ञ, कौन सा, राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया था। इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी, है ना। वो कहते हैं ना कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वैसे इन्होंने राजधानी बदल दी। राजधानी पहले थी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान यानी प्रतिष्ठानपति की उपाधि धारण करके, दक्षिणी पदपति की उपाधि धारण करके इन्होंने अपनी राजधानी किसे बना दिया था, अमरावती, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो, इसे विदेशियों ने कहा है, एक नाम दिया था एल्डर सोरागोन, है ना, ठीक है। अब इसकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना, पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी, है ना, मिलता है। जो ये इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये पुस्तक प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में ध्यान रखना, यूनान और मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, है ना। इस पुस्तक के अज्ञात लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पुस्तक में हमें क्या जानकारी मिलती है, यूनान और मौर्य साम्राज्य के बीच में व्यापार के बारे में उल्लेख है। यानी मगध और यूनान के बीच में व्यापार का उल्लेख किस पुस्तक में मिलती है, तो याद रखना पेरिप्लस, है ना, शॉर्टकट में याद कर लो, पेरिप्लस ऑफ, है ना, इतना याद कर लो तो भी काफी है आपके लिए, ठीक है। लिखो लिखो। आज इस क्लास में ये जो मगध है ना, मगध को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। कल की क्लास में बात करेंगे गुप्त काल के बारे में, है ना। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है अरे गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन है, अरे श्रीगुप्त, है ना, कौन है, श्रीगुप्त। 12th में इतिहास सब्जेक्ट और है ना नेक्स्ट बात करें, सातकर्णी प्रथम है। देखो मेरी बात सुनो, सातवान राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, सातकर्णी प्रथम।
ठीक है ना। यदि आपसे पूछ ले कि सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो कौन है, सातकर्णी प्रथम, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने भूमि दान प्रथा प्रारंभ की थी। ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा प्रारंभ किसने की थी? भारत में भूमि दान प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सातकर्णी प्रथम, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि कोई भाई रियासत के लिए या समाज के लिए या धर्म के लिए कोई अच्छा काम करेगा, उसको क्या दूंगा? दान में भूमि दूंगा। तो भारत में सर्वप्रथम है भूमि दान। उसके बाद में आप देख लेना अपने गाँव में ढोल बजाने वाले होते हैं, है ना। पहले राजा महाराजा के दरबारी थे, तो उनको क्या देते थे? भूमि दान दी जाती थी। आज भी आप देख लोगे तो आप 3-4 पीढ़ी पहले की बात हो जाएगी कि ये तो दान में हमें भूमि मिली है। तो ये भूमि प्रथा है ना, इसकी शुरुआत किसने की है? सातवाहन राजवंश। राजवंश पूछे तो सातवाहन राजवंश, लेकिन शासक पूछे तो सातकर्णी प्रथम, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो इस बात की जानकारी हमें मिलती है, नाना घाट का एक अभिलेख है, उस अभिलेख में हमें सर्वप्रथम में भूमि दान प्रथा की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी जिसका नाम था नागनिका, है ना। मेरी बात सुनो, अब नागनिका अभिलेख के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। नागनिका अभिलेख है, इसमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और ये नागनिका ने ही उस अभिलेख को लिखवाया था, ठीक है ना। एक था इसका दरबारी जिसका नाम था हाल सातकर्णी प्रथम का एक दरबारी था, एक संस्कृत विद्वान था, और इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखी थी। एक लिखी थी गाथा सप्तशती, है ना, ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और ध्यान रखना, जो ये सातकर्णी प्रथम है, इसका काल अंधकार युग या सातवाहन वंश का अंधकार काल माना जाता है, ध्यान रखना। और एक सर्ववर्मन ने एक कांत यंत्र ना पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखना, कांत यंत्र, है ना। ये एक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? सर्ववर्मन, जो भी किसके दरबारी था, है ना, सातकर्णी प्रथम, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी सातवाहन राजवंश के बारे में। अंतिम लिखना, अंतिम क्या लिखोगे? लिखो भाई, थोड़ी सी स्पीड रखो ना लिखने में। अब कुछ नहीं है, लिखेंगे अंतिम शासक कौन है सातवाहन वंश के? हाँ, सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन है? ईमानदारी से और सच बताना कि 12th में इतिहास सब्जेक्ट किसका था? क्यों बेचारे इतिहास को बदनाम कर रहे हो? क्यों नहीं रहता याद? परसेंट कितने कितने बन गए? 95% है। अब देख लो, नक्कल है ना। तेरे कितने हैं? ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना, सातवाहन वंश के अंतिम शासक, है ना। लिखना सातवाहन वंश के अंतिम शासक, है ना। लिखना विजय, विजय सातकर्णी, है ना, विजय सातकर्णी, ठीक है। ये है सातवाहन वंश के अंतिम शासक। अब मेरी बात सुनो, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत में सर्वप्रथम शिष्य के सिक्के किसने जारी किए थे? सातवाहन राजवंश ने। शिष्य समझते हो ना, एक तो होता है काश, वो शीशा नहीं है। एक शीशा होता है ना दरवाजों में वो लगाने के लिए, पहले आग में तपाया जाता है उसे, फिर वो चांदी का रूप ले लेता है ना। तो भारत में सर्वप्रथम शिष्य के सिक्के किसने चलवाए थे? सातवाहन वंश ने, ठीक है ना। उसके बाद में
सातवाहन वंश के शासकों का सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक है ना एक बंदरगाह था जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना, अहमद पे। उससे ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो इसी के साथ में ये आपके मगध महाजनपद काल के जो कुल 7 राजवंश थे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। वापिस एक बार मैं बता देता हूँ। आज हमने बात की है किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में, कण्व वंश और सातवाहन राजवंश के बारे में। एक तो संस्थापक याद कर लेना, एक अंतिम शासक और एक राजधानी। बाकी जो बेसिक चीज़ें आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी बात है, ठीक है ना। एक पतंजलि याद कर लेना, किसका दरबारी था? उससे मित्र शुंग, ठीक है ना। ग्रंथ याद कर लेने। तो आज इस क्लास को यहीं देते हैं विराम। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।